बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मरतबा फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुँचे अडयाला जेल के बाहर, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। वहाँ पे जो पुलिस है उन्होंने घेर लिया और उन्हें रोक लिया, और एक SHO ने एक सूबे के वज़ीर आला को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल पॉलिटिकल पार्टी के जेल में नाहक कैद लीडर से मिलने से रोक दिया। सादी बात यह है, और हकीकी खबर भी यही है कि एक आदमी जिसे जेल में रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका क्लैश है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये हमारे मुताबिक चले, और वो आदमी चाहता है कि नहीं, अवाम के मैंडेट के मुताबिक मुल्क चलेगा। अब उस आदमी को उठा के जेल में डाल दिया। वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने उसकी जमात को जितवाया। तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने एक सूबे में अपनी हुकूमत हासिल कर लिया। वहां जो वज़ीर आला है उसे मिलने की इजाजत ही नहीं दी जाती जब तक कि वो कंप्रोमाइज नहीं करता। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी हुई है, तुम हमसे आकर मिलो, हमारे दरवाजे पर हाजिरी दो, फिर हम तुम्हारी मुलाकात करवाते हैं इमरान खान से। सुहेल अफरीदी कहता है जी ऐसे नहीं होगा, मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा, जिससे वो मुझे कहेंगे उससे मिल लूंगा, क्योंकि मैंडेट उनका है, फैसला उन्होंने करना है। तो और किसी चीज की नहीं, सुहेल अफरीदी वफादारी की कीमत अदा कर रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे गयूर पश्तून हैं, उन्होंने हमेशा जो कीमत अदा की है ज्यादातर वो वफादारी की ही की है, और एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी वफादारी का नाजायज फायदा हमेशा उठाया है। अब उनके स्टेटमेंट जो आज के हैं वो बड़े सख्त हैं। अगर आप एक दिन पहले का इमरान खान साहब के ट्वीट उठाकर देखें और आज के सुहेल अफरीदी के बयानात उठाकर पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मामला कितना गर्म हो गया। और कम से कम जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है इसके पास इस मामले का कोई हल भी दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि वो एक जिद है कि जनाब नहीं मिलने देना तो नहीं मिलने देना, और नहीं मिलेंगे तो ये एक जिद है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इससे सिर्फ आपके कपड़े उतरते जाएंगे और एक एक करके आप नंगे होते जाएंगे। सुहेल अफरीदी ने क्या कहा जरा ये सुन लें आप। कोलेटरल डैमेज में पहले तो उन्होंने बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बहुत उछलते हैं। कुछ दानिश्वर भी हैं, कुछ टाउट्स भी हैं, कुछ सियासतदान भी है। कोलेटरल डैमेज को वो कहते हैं जी कि ये ठीक है, इसको जस्टिफाई करते हैं। क्या फर्क पड़ता है, गरीब मर गए तो, पश्तून मर गए तो। इनके घरों के लोगों को अगर मार दिया जाए कोलेटरल डैमेज में तो इनको कैसा महसूस होगा? सवाल तो ये है ना पूछने वाला। तो बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक कोलेटरल डैमेज की तारीफ में दो चीजें देखी जाती हैं। नंबर एक नीयत, इंटेंशन क्या है। नंबर दो तनासुब की प्रपोर्शन क्या है। नीयत हमें मालूम है और तनासुब के लिहाज से सिर्फ 2% है, लेकिन अगर फर्ज करें कि 100 दहशतगर्द मारे जाते हैं और इनमें 2 आम शहरी जख्मी या शहीद हो जाएं तो यह भी अफसोसनाक होगा। यह इंटरनेशनल मेयार है। हालांकि आलमी मेयार में यही तनासुब तस्लीम शुदा है, मगर यहां जब 21 बेगुनाह लोग शहीद हो जाते हैं तो यह खुला जुर्म है। यह किसी सूरत कबूल नहीं होना चाहिए। आप यहां बैठकर बड़ी आसानी से बात करते हैं, लेकिन वहां मेरे शहरी भी मरते हैं और फौजी भी। वो फौजी भी मेरा भाई है, वो भी शहीद होता है, और सिविलियन भी। ये सब कुछ रियासत की गलत पॉलिसियों के बायस हो रहा है। हम इन्हीं पॉलिसियों पर एतराज करते हैं, क्योंकि फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। जिन इलाकों, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में ये मिसाइल पैदा होते हैं, वहां के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जरूरी है। जब आप फौजी ऑपरेशन की बात करते हैं तो क्या आपको एहसास है कि इसके जख्म कितने गहरे होते हैं? मैंने वो दुख खुद झेला है। मैंने अपने खानदान के 10-10 अफराद की लाशें अपने हाथों से उठाई हैं। हम जब अपने शहरियों की लाशें उठा रहे होते थे तो ऊपर से हम पर फायरिंग की जाती थी। हमने अपनी मसाजिद शहीद होते हुए देखी हैं, अपने उजड़े हुए घर देखे हैं, अपनी बहनों बेटियों को बेबसी की हालत में देखा है। कबायली औरतें जिनके बाल उनके भाइयों ने भी कभी नहीं देखे थे, उन्हें नंगे सर और नंगे पांव घरों से निकाला गया। हमने वो वक्त भी देखा जब सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी मसाजिद में कुत्ते बांधती थीं। जब हम एहतजाज करते कि ये मसाजिद की तौहीन है तो हमें जवाब दिया जाता कि कुत्ते और तुम एक ही बात हो। अस्तगफिरुल्लाह। ये वज़ीर आला कह रहा है खैबर पख्तूनख्वा का। कितनी तकलीफ दे बात है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कुत्ते होते हैं वो इसलिए कि ये जब तलाशी वगैरह लेते हैं तो बंदे ढूंढने होते हैं, तो फिर ये वो कुत्तों को सुंघाते हैं मुख्तलिफ चीज़ें और फिर कुत्तों को छोड़ते हैं। वो ट्रेंड कुत्ते होते हैं कि जाके वो बंदे आप हमें ढूंढ के दो, वो कुत्ते ढूंढ के देते हैं। बाद औक़ात इनके कुत्ते होते हैं वो माइंस वगैरह के लिए और दीगर एक्टिविटीज़ के लिए। तो कुत्ते बहुत ज़रूरी हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के पास। लेकिन ये बड़ी अजीब बात
सुहेल अफरीदी ने बताई कि हमने वो वक्त भी देखा जब सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी मसाजिद में कुत्ते बांधती थी। जब हम एहतजाज करते कि ये मसाजिद की तौहीन है तो हमें जवाब दिया जाता कि कुत्ते और तुम एक ही बात हो। इसके बावजूद हमारा दिल देखें कि हमने फिर भी सब्र किया, हमने अपने मुल्क को अपना ही समझा। हम आज भी कहते हैं कि मुल्क भी हमारा है, दर्द भी हमारा है, फौज भी हमारी है। जब पॉलिसी अवाम के मफाद में नहीं होगी, जिसमें हमें एतमाद में नहीं लिया गया, वो ना हमने पहले कबूल की थी, ना आज कबूल करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी कबूल नहीं करेंगे। देखिए, मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान एक आखिरी चांस है अपनी इज्जत बचाने का। पाकिस्तानी कौम बहुत आगे निकल गई है। आज कुछ और हकायक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताए। बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूं, ऐसी चीज़ें जानता हूं ऑपरेशन ज़दा इलाकों के बारे में जो मैंने वहां लोगों से सुनी। अगर अवाम को बताएं तो पाकिस्तान में आग लग जाएगी। तो बजाय कि वो चीज़ें सामने आए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मजीद सुबकी और परेशानी की और नफरत की एक लहर जन्म ले, बेहतर यह है कि इमरान खान जैसे मौके से फ़ायदा उठाएं। ये वो वाहिद और आखिरी मौका है आपका जो आपको बैरकों में जाने में आसानी पैदा कर सकता है, आपको इज्जत के साथ अपनी डोमेन में वापस भेज सकता है। वरना इसके बाद आप जाना भी चाहेंगे तो लोग आपको जाने नहीं देंगे, लोग आपको चिपक जाएंगे, क्योंकि इमरान खान के बाद सूरत-ए-हाल कुछ और होगी। इमरान खान आज भी इतनी शदीद तकलीफ, बर्बरियत, जुल्म, फस्तायत, कत्ल गारतगिरी के बावजूद कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। हो सकता है कल कोई और ये बात ना करे, या जो भी कल को ये बात करे अवाम उसकी बात ही ना सुने। तो पाकिस्तान की फौज को होश के नाखून लेने चाहिए। फौजी क़यादत को मैं ये कह रहा हूं, फौज तो बेचारी, वो तो हमारे अपने बहुत सारे जानने वाले दोस्त हैं, बाप सारे फौज के अंदर, बेशुमार रिश्तेदार हैं दोस्तों के वो सारे फौज के अंदर। वो खुद भी बेचारे तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं कि यार किस चक्कर में डाल दिया पकड़ के हमें। हर बंदा हमें प्यार से देखता था, वो उस तरह नहीं देखता, अनफॉर्चुनेट है। तो इमरान खान, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए आखिरी मौका है कि इनको इज्जत के साथ इस जंजाल से वो निकाल सकता है। उसके बाद लोग किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। जो इस बारे में बात करेगा लोगों से गालियां देंगे, जैसे कि अभी भी लोगों को गालियां, लोगों की जबान की नोक के ऊपर गाली होती है। जो आदमी जरा सा प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश करता है, दुर्गत बना देते हैं लोग। ये रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आपने अपने बड़े करीबी लोगों को कहा कि यार हमारी तारीफ करके देखो, लोगों ने बात नहीं सुनी उनकी। और जिन लोगों ने आपके खिलाफ 4 जुमले बोल दिए, लोगों ने उनको उठा के सर पे रख लिया। एमएल वली खान और फजलुर रहमान के जुमले वायरल हो जाते हैं जो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। तो इमरान खान, इनके बाद आखिरी मौका है, बाकी मर्जी है इनकी। और बातें भी सुहेल अफरीदी ने की। इन्होंने कहा जब इन दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया जा रहा था सूबे में, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया था। आप सहाफ़ी हैं, कबाली इजला में जाकर वहां के मशरान से पूछें कि आप लोगों को किसके साथ आप लोगों ने जरगे किए थे और कौन आपको इस बात पर कायल कर रहा था कि इनको हम दोबारा यहां आबाद करते हैं। सरहद पर बाढ़ लगी हुई थी। इनका दावा तो यह है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो फिर मालूम नहीं ये दहशतगर्द कहां से आते हैं। यही हमारा सवाल है और यह सवाल करना जायज़ है। अब इसमें 5 सवाल आते हैं जो सुहेल अफरीदी ने उठाए और ये एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने पूछे 5 सवाल और उन्होंने कहा जी इनका जवाब तलाश करें ना सहाफ़ी, हमसे तो अगर पूछ लेते हैं, इनका जवाब तलाश करें। नंबर 1, दहशतगर्दों को कौन वापस लेकर आए और कैसे वापस लेकर आए। नंबर 2, बॉर्डर क्रॉस करके दहशतगर्द किस तरह से पाकिस्तान में आते हैं। नंबर 3, यहां सारे गैर कानूनी काम कौन करवा रहा है, किसकी सरपरस्ती में हो रहे हैं। नंबर 4, बॉर्डर से गैर कानूनी असलहा कौन लेकर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, बॉर्डर पर जिन ऑफिसरों की ड्यूटी है इनके असास से डिक्लेयर किए जाएं। देखिए ये जो बॉर्डर पे ड्यूटी है ना, ये बड़े पैसे इसमें मिलते हैं, ये बात ठीक है, झूठ नहीं है। चाहे तेल की स्मगलिंग हो, चाहे हथियारों की स्मगलिंग हो, चाहे गाड़ियों की स्मगलिंग हो, चाहे स्पेयर पार्ट्स की स्मगलिंग हो, चाहे मनशियात की स्मगलिंग हो, इसमें बहुत पैसा है। मैं जाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता था जो इस किस्म की एक्टिविटीज करते थे, उनके बारे में ये मशहूर था, ये कारोबार करते हैं, ये चीजें वो करते हैं और स्मगलिंग करवाते हैं बॉर्डर के ऊपर, हर तरह की, असले की भी, गाड़ियों की भी, मनशियात की भी। और अब मनशियात का इल्जाम जो है वो उठाकर सुहेल अफरीदी और मीना खान अफरीदी के खाते में डाल दिया गया। इस पे भी जो है एक रद्देमल आया
खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से शफी जान साहब जो हैं तर्जुमान, जो बैरिस्टर सैफ की जगह पे आए हैं, उन्होंने क्या कहा जरा ये सुनिए। DGISPR से उन्होंने सवाल किया कि पिछले महीने टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें बलूचिस्तान को ओपीएम कैपिटल करार दिया गया दुनिया का। ओपीएम कैपिटल, यानी जो ओपीएम है जहां से दुनिया की खौफनाक मंशियात जन्म लेती है, उसकी फसल सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में उगाई जा रही है। मैं ज़ाती तौर पे इसका गवाह भी हूं। मैंने एक तस्वीर पिछले दिनों शाया की थी, जारी की थी ट्विटर पे। मेरे पास तस्वीर नहीं है, मेरे पास वीडियोस भी हैं और बहुत सारे सबूत हैं। सिर्फ तस्वीर इसलिए लगाई ताकि लोगों को पता हो कि मैंने जाके उसको छू के देखा है, मैंने जाकर उसको खुद पता किया कि ये कहां कहां पे लगी हुई है। और एक इलाका नहीं है, बेशुमार इलाके हैं जहां पे ये लगी हुई है, और इतनी ज्यादा लगी हुई है कुछ सोच भी नहीं सकता। वो जो रिपोर्ट है वो तो ये बताती है कि पता नहीं कितने हजार एकड़ है, लेकिन ये उससे बहुत बड़ा काम है। हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूं कि पहले अफगानिस्तान में ये सारी मंशियात उगती थी। अफगानिस्तान के अंदर वो लोग रहते थे जो मंशियात का कारोबार करते थे। कुछ खास कबायली और वहां के अफगान बाशिंदे थे जिनको इसके अंदर महारत है कि वो ओपीएम को, उसका जो टांडा होता है उसको ब्लेड लगाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। उसमें जो मवाद निकलता है उसको सर्टेन टाइम के लिए छोड़ते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं। वो प्रोसीजर मैं बताना नहीं चाहता, मैंने वहीं पे सीखा था, पूछा था लोगों से। और इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता मंशियात इकट्ठी करते हैं। ये सारा काम पहले अफगानिस्तान में होता था। तालिबान रजीम आया तो उन्होंने ये सारा काम बंद कर दिया, ठप हो गया, खत्म हो गया। अब ये सारा काम शिफ्ट हो गया बलूचिस्तान वाली पट्टी में, कुछ एरिया खैबर पख्तूनख्वा के, वहां पे भी ये होता है। लेकिन बहुत बड़ा इसका जो हब है वो बलूचिस्तान है, जहां पे बड़े पैमाने पे होता है। अफगानिस्तान में पहले फैक्ट्रियां होती थी मंशियात की, वो सारी शिफ्ट होकर पाकिस्तान में आ गई बलूचिस्तान में। ये भी मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट गलत नहीं है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट ठीक है। और ये जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं ये काम करने के, ये लोग पाकिस्तानी है ही नहीं, ये अफगानी है। इनको रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में दाखिल किया जाता है। कौन करता है? सिक्योरिटी फोर्सेस इनको रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान में दाखिल होने देती है। ये यहां पे आते हैं, अपना काम करते हैं और वापस जाते हैं। ये आते जाते रहते हैं हजारों की तादाद में, और यहां पे धड़ाधड़ काम हो रहा है मंशियात का। और फैक्ट्री जो है, जो पहले वहां पे अफगानिस्तान में होती थी, जो तबाह हो गई, वो फैक्ट्रियां बलूचिस्तान में एक मुकाम है, मैं वो जगह भी जानता हूं, वहां पे अब ये फैक्ट्रियां बहुत बड़े पैमाने पे लगाई गई हैं। उन फैक्ट्रियों तक माल कैसे जाता है? बहुत सारी चेक पोस्टें क्रॉस करके जाता है, बहुत सारी गाड़ियां लेकर जाती हैं। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद पे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनके बड़े जबरदस्त लिंक हैं, और वो रोजाना की बुनियाद पे ये चीजें वहां से लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं। तो पूरी हकीकत बतानी चाहिए ना, ये तो एक पूरी इकोनॉमी है। एक वॉर इकोनॉमी होती है ना, मंशियात की एक इकोनॉमी होती है, वेपन्स की एक इकोनॉमी होती है, पूरी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ ये खड़ी है। इसके खिलाफ एक ऑपरेशन होना चाहिए और ये सिलसिला खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी अब बताएं बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है, वहां पे किसका राज है, वहां के बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके पास है? आप ये हम सवाल DGISPR से पूछे। जिस प्रोपेगेंडा और झूठी वीडियो की आप बात कर रहे हैं, जिन दो सहाफियों के हवाले से रिपोर्ट शाया करवा के वजीर आला पर इल्जाम लगाया गया, वो इसकी तरदीद कर चुके हैं। ये रिपोर्ट शाया करवाई गई एक कि जनाब ये खैबर पख्तूनख्वा में ये चीजें हो रही हैं, ये देख लें। दो सहाफियों का नाम लिया गया, वो दोनों सहाफी मुकर गए। उन्होंने कहा हमने तो खबर नहीं दी हुई, लेकिन क्योंकि DGISPR की तरफ से एक चीज आ गई थी तो मीडिया ने जनाब वही काम किया, बूट पॉलिश करते करते पहुंच गया और जाली खबर भी दे दी। उसके बाद का सहाफियों के हवाले से रिपोर्ट शाया करवा के वजीर आला पर इल्जाम लगाया गया, वो इसकी तरदीद कर चुके हैं। यही बात चंद दिन पहले DGISPR ने सहाफियों से मीटिंग में की और वही प्रोपेगेंडा वीडियो में आ गया। तो क्या जिस तरीके से सुहेल अफरीदी और मीना खान अफरीदी की तस्वीर लगाकर ये पोस्ट शाया करवाई गई, इसी तरीके से झूठी रिपोर्ट की तरदीद होगी और माफी मांगी जाएगी? ये भी शफी जान ने सवाल पूछा, तो माफी तो मांगनी चाहिए, गन तो इन्होंने मारा है। तो ये नादरीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी। इसके अलावा जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो पहुंचे वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमारे लीडर इमरान खान साहब का जो है वो कहते हैं जी लगता ही नहीं है केस, और चीफ जस्टिस से वो मिलना चाह रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 1.5 घंटा वो वहां इंतजार करते रहे, बैठे रहे, सहाफियों से बातचीत करते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात चीफ जस्टिस से नहीं हुई। चीफ जस्टिस उन्हें मिले ही नहीं। फिर वो अडियाला गए, अडियाला में जो कुछ हुआ वो सारा कुछ आपने देख लिया। ये अडियाला वाला एपिसोड भी आपने देख लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुआ वो भी आपने देख लिया।
अब नाजरीन एक और चीज बड़ी बारीक वारदात डाली जा रही है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन सबसे पहले मीडिया को यह कह दिया गया कि आपने आर्टिकल 243 पे बात नहीं करनी, आपने डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल इनाम के हवाले से बात नहीं करनी, आपने गजा में फौज भिजवाने के हवाले से डिटेल में कोई बातचीत नहीं करनी। सरसरी बातचीत हो जाए तो ठीक है। इन टॉपिक्स के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया बात नहीं कर रहा, बदकिस्मती से। और अगर बात करता है तो बिल्कुल घुमा फिरा के थोड़ी सी इनका इख्तलाफ उनका इख्तलाफ। पाकिस्तान के मीडिया ने ज्यादा प्रोग्राम पता किस बात पे किया, इमरान खान सख्त क्यों बोलते हैं, पीटीआई के नौजवान गुस्से में क्यों है, फिर ज्यादातर उन्होंने इन चीजों पर पीटीआई के अंदर इख्तलाफात क्यों है। ये पाकिस्तान के मसाइल हैं उनकी नजर में। ना महंगाई मसला है, ना 243 मसला है, ना गजा को फौज भेजे जाने का कोई मामला इनके लिए कोई मसला है, ना आईनी तरमीम इनके लिए कोई मसला है, और ना ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की जो नॉमिनेशन पाकिस्तान ने की है, ना ये इनके लिए कोई मसला है। तो पाकिस्तान के मीडिया को कैटेगोरिकली गुज़िश्ता कुछ अरसे में ये खबरें देने से मना किया गया। कुछ दानिश्वर जो है ना, वो एक चूरन आपको चटा रहे हैं, बेच रहे हैं। वो चूरन मैं आपको बता देता हूं वो क्या है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 243 है ये पाक भारत जंग के तनाजुर में है कि पाकिस्तान ने कुछ सबक सीखे हैं और उसके लिए अब कोई स्ट्रक्चरल तब्दीलियां की जा रही। ओ भाई खुदा का नाम लो, उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं होती। ये आईनी तरमीम पाकिस्तान और इंडिया की जंगी हिकमत अमली के बारे में नहीं है। ये टाउट और ये दानिशवाड़ ये आपके साथ गलत बयानी करके आपको गलत चूरन चटवा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं हकीकत क्या है। इसका कोई ताल्लुक जंगी हिकमत अमली से नहीं है। ये जो आईनी तरमीम है ये सिर्फ और सिर्फ सिविलियन सुपरमेसी को खत्म करने की है बस। यानी जो इस वक्त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनके इख्तियारात को बढ़ाने की तरमीम, उनकी ताकत को सिविलियन हुकूमत के मुकाबले में ज्यादा करने की तरमीम है, बस ये बात है। भाई इंडिया से लड़ने से किसी ने रोका आपको? जाए जाके लड़े। वो आपके पानियों के ऊपर बंद बांध रहा है, अगर आप जाके वो बंद तोड़ना चाहे तो उसके लिए कौन सी आईनी तरमीम चाहिए? या इंडियन तैयारे जो आपने गिराए हैं, ट्रंप ने तो मजाक ही बना दिया है। वो पहले 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 हो गए। अब अभी उसने 8 तैयारे भी कह दिए हैं ट्रंप ने। इतने तो हमने कभी नहीं कहे, उसने मजाक बनाया और लगता है वो दोबारा जंग करवा के रहेगा पाकिस्तान और इंडिया की। वो इंडिया की इतनी बेइज्जती कर रहा है आलमी सजा के ऊपर ट्रंप, उसने धोखे रखा हुआ है इंडिया के साथ, उसने एक मुआहदा भी कर लिया, फिर भी उनकी टका के बेइज्जती कर रहा है। तो अब 8 तैयारे हो गए हैं। मुझे लगता है इस रफ्तार से अगर ट्रंप लगा रहा तो अपने इसी टर्म में ट्रंप इन तैयारों की तादाद जो है वो 80 के करीब ले जाएगा कि पाकिस्तान ने इंडिया के गिरा दिए थे। जिस तरह वो नीचे से ऊपर जा रहा है, 5, 6, 7, 8 ऐसे जा रहा है। तो रोजाना के हिसाब से इंडिया का तैयारा वो गिरा देता है। हर थोड़े दिन के बाद हर हफ्ते एक तैयारा और गिर जाता है इंडिया का। तो इंडिया को लगता है वो इंस्टिगेट कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है कि लड़ो पाकिस्तान से दोबारा, ताकि डोनाल्ड ट्रंप मजीद रेलिवेंट हो जाएगा। लेट्स सी वहां क्या होता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि ये तरमीम कोई इंडिया से लड़ाई की नहीं है, तैयारे कैसे गिराने हैं, जंग कैसे करनी है, उसके बारे में नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल कैसे ज्यादा बढ़ाना है, ये उसके बारे में तरमीम है। ये पाकिस्तान के अंदर इंतजामी मामलात के ऊपर तरमीम है कि जो एक तवाज़ुन है वो खत्म कर दिया जाए और जो सिविलियन सुपरमेसी है वो खत्म हो जाए। मिलिट्री के बाद इख्तियारात जो है कम से कम आर्मी चीफ के पास वो सदर और वजीर आजम के लेवल के इख्तियारात आ जाए। सिक्योरिटी के हवाले से खास तौर पे जो एक मैंने आपको कल बताया भी था कि एक तजवीज़ ये भी आई कि सारे के सारे जो वो हैं इदारे फोर्सेस के, वो सारे इनके अंडर कर दिया जाए। तो नाज़रीन ये है, और एक्सटेंशन का माहौल चल रहा है और इसी माहौल के अंदर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। नजम सेठी ने एक और पोल खोल दिया। नजम सेठी साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा के लिए इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन से जब इनकार किया ना, तो तब बाजवा साहब ने तहरीक अदम एतमाद का प्लान किया। ये बात मैं आपको उस वक्त बता रहा था जब ये बात बताने पे मेरे पे पर्चे हो रहे थे। जब जनरल बाजवा का दौर था, मैंने आपको तब बताया था कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से एक्सटेंशन मांगी, इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था। इमरान खान साहब का वो इनकार उनके गले पड़ गया। बाद में हालांकि इमरान खान साहब एक दौर में उन्हें कहते भी रहे यार अगर एक्सटेंशन के लिए इन चोरों को लेकर आना है तो दफा करो, मेरे से ले लो। ये भी इमरान खान साहब ने तंग आके जनरल बाजवा को कहा था, जिसके ऊपर इमरान खान साहब को आज ताने भी दिए जाते हैं। लेकिन जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए कोशिश की, इमरान खान साहब ने कहा पहले पछता रहा हूं, नहीं दूंगा। जनरल बाजवा ने अमेरिका में गेम की, वहां से साइफर लाया, सबको साथ मिलाया और तहरीक अदम एतमाद करवा दी। ये गेम जनरल बाजवा ने किया और इसमें जनरल बाजवा के जितने भी दस्ते राज थे उन सबको आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आलिया हमजा साहबा ने
एक मरतबा फिर पंजाब जो वेस्ट है उसके तमाम टिकट होल्डर, स्टेक होल्डर और तंजीमी अहदेदारान को हुक्म जारी किया है कि इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुंचें और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, वहां पे पुरअमन जो है वो अलामती धरना भी दें। तो पंजाब के अंदर से एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा तो एक्टिव हो चुका है सुहेल अफरीदी के आने के बाद, और अब मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले दिनों में आप कुछ चीज़ें और भी देखेंगे, आपको कुछ और चीज़ें नजर आएंगी, क्योंकि अभी ये मैं चंद मनाजिर देख रहा था जहां पे MNAs और MPs जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने धरना दिया हुआ था कि इमरान खान साहब के मुकदमात क्यों नहीं लगाए जा रहे। एक और चीज़, शाह महमूद कुरैशी साहब से कितने आराम से मुलाकात हो गई थी, फवाद चौधरी साहब की, इमरान इस्माइल साहब की, मौलवी महमूद साहब, सबकी आराम से मुलाकात हो गई थी। और अब जब मिलने के लिए बैरिस्टर गौहर गए और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दो लोग गए, तो 2.5 घंटा उन्हें इंतजार करवाया गया, और 2.5 घंटा इंतजार के बावजूद उनकी मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब से नहीं होने दी गई। बस इसके अंदर सारी कहानी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।